नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज के अपनी इस वीडियो में हम यहां पर मॉड्यूल 10 को देखने वाले हैं, जो कि यूपीपीसीएस बीओ प्री 2022 के लिए होगा और ये आपका हिंदी मीडियम में होने वाला मॉड्यूल होगा। अभी तक 9 मॉड्यूल्स आ चुके हैं दोनों भाषाओं में। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख सकते हैं और जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में उसको प्रेफर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने मॉड्यूल को। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे टेलीग्राम के फ्री ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो तैयारी में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और सही समय पर सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी होता है। और ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे और प्रश्न पत्र आपके सामने हो, चाहे वो पीटी का हो या फिर आपके मेंस का हो, तो आपको वहां पर जब इतनी मजबूत तैयारी करके जाइए कि कोई भी प्रश्न आपसे चूक ना पाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आए हैं। आइए चलिए, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यानी कि हम अपना पॉलिटी के कुछ हिस्से को पढ़ने वाले। लास्ट मॉड्यूल्स जो हमने पढ़े हैं उसमें भी किसी किसी मॉड्यूल्स में हमने पॉलिटी को कवर किया है। यहाँ पर हम देखिए कवर करेंगे जो है संविधान सभा और संविधान का निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी ड्यूटी क्या है कि हम संविधान को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, समझिए जरा कि संविधान जो है वो नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक है, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों और उनके दायित्वों का सीमांकन एवं जनता और राज्य के बीच में संबंधों का विनिमय करता है। ठीक है, आप देखेंगे प्रत्येक संविधान जो है वो उस देश की आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का क्या होता है, मिरर होता है, उसका दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है और सभी अन्य विधियां इसी पर ही आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि एक निरंतर पनपता रहने वाला दस्तावेज होता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में किसने दिया था? पहली बार एमएन रॉय ने रखा था। रॉय जो है वो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो संविधान सभा की मांग की बात की जाए तो ये कहाँ से मांग देखने को मिलती है? इस गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने रखा। रॉय जो थे वो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता हुआ करते थे। फिर देखेंगे कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि 1938 में, यहाँ पर देखेंगे आप कि 1938 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्यों ऐसा कहा गया? कि हम संप्रभु राज्य की अपेक्षा करते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स अब हमारे देश को जाएं और हमारा जो है जितना भी राज्य है वो हमारा। तभी तो देखिए, आप देखेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग लिखा हुआ है कि अब हमारा देश है, हम अपना इसमें संचालन करेंगे देश का, हमारी चीजें बनाई होंगी। हम संप्रभु राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें बाहरी और आंतरिक जितने भी मुद्दे उसमें सारा जो है, जो मजदार है वो हम पूरा करेंगे, जितने भी निर्णय होंगे वो हमारे खुद के होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें किसी बाहरी किसी चीज का हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी किसी हस्तक्षेप की बात की जाए तो किसी विदेशी की भी बात की जा सकती है। इसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है उपनिवेश किया था, शासन किया था। ठीक है,
नेहरू ने फिर क्या किया यहाँ पर आप देखेंगे, नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया था, और जो आप फिर बाद में देखेंगे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव जो है पहली बार इसको स्वीकार की गई थी, मांग की थी, जो अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और 1942 में आप देखते हैं ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। ठीक है, और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना लिया गया था 1935 से 45 के बीच में। अब क्रिप्स प्रस्ताव हमने लास्ट के मॉड्यूल्स में कवर किया है। आप देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को यहाँ पर क्या किया गया था कि अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग जो थे उनकी मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए, मतलब एक भारत और एक इसमें पाकिस्तान की भी बात मांग की थी, जिन्होंने अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा, और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति तो ब्रिटिशर्स की रही थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव इसी का एक प्रमुख उदाहरण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं कि संविधान सभा के गठन जब हुआ था तो उसमें किस किस चीजों से क्या प्रोसेस से गुजरा था वो सबको हम समझ लेते हैं। देखिए, संविधान सभा का जो गठन है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में आप देखते हैं कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्णय के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए संविधान सभा का जब गठन उसमें कुछ सीटों का आवंटन हुआ तो कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी ना, इसमें क्या हुआ था कि देशी रियासतें कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत में, इस योजना के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में आप देखेंगे कि देशी रियासतें और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के रेशियो में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। सामान्यतः आप देखते हैं कि इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई थी। जब ये कैबिनेट मिशन की योजना आई उसके अनुसार संविधान सभा की कुल जो 389 सीट्स थी ना, उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें दी गई, जबकि देशी रियासतों को केवल 96 सीटें आवंटित की जानी थी। इसमें ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 296 जो सीटें थी उसमें से 292 सदस्यों का चयन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों में से 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों में से किया जाना था। ठीक है, अब प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, जिसमें मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें बांटा जाना था। यही सब चीजें यहाँ पर बोली गई। मुसलमानों और सिखों के अलावा यहाँ पर बात की गई है कि क्या बात की गई, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जर्नल। ठीक है, इसमें मुसलमानों सिखों को छोड़कर सभी के बीच विभाजित किया जाना था सीटों को। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा में क्या हुआ कि प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा यहाँ पर किया जाना था। ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय भी था, हम कह सकते हैं। और इसमें यही सब चीजें, सीटों का आवंटन किस प्रकार से हुआ, कितने राज्यों में कितनी सीटें दी, राज्यों की बात नहीं करती हूँ मैं, कितने आप देखेंगे समुदायों में जो है सीटों का आवंटन किया गया, इसमें कितने सदस्य होंगे, क्या रेशियो उनका रहेगा, देशी रियासतों की कितनी क्या सीटें रहेंगी, या संविधान सभा के जो गठन हुआ था उसमें ये सब सीटों का बंटवारा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे ना, उसके लिए क्या प्रोसेस था, इसको हम देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस रहा था, कितनी क्या सीटें दी गई थी, कब क्या हुआ था। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि संविधान सभा के चुनाव के लिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटें दी गई। जुलाई 10 1946 में ये चुनाव हुए थे, जिसमें चुनाव में 1946 में 290 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें। छोटे समूह और निर्दलीय उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें मिली थी। तो कुछ इस प्रकार से 296 टोटल सीटें, कुछ इस प्रकार 208 सीटें मुस्लिम की थी, यहाँ पर माफी चाहती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, और 73 सीटें
मुस्लिम लीग की मिलकर 296 सीटें यहाँ पर जो है 1946 में सीटों पर चुनाव यहाँ पर किया गया था। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सीटों पर चयनित इस तरह से हुए थे कि 296 टोटल सीटें यहाँ पर हो गई थी। देशी रियासतों को 93 सीटें भी जो थी भर नहीं पाई, क्योंकि इनमें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ये हमने देखा है कई बार। इसमें वही सब है कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन ये सभा में भारतीय समाज में सभी वर्ग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, ठीक है, SC/SC के ST के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। तो याद रखिएगा, जब ये वोट हुआ था ना जहाँ पर संविधान सभा के चुनाव के लिए, तो वहां पर महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, आप देखेंगे सभा में स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां उस संविधान सभा के गठन के चुनाव के समय पे शामिल थी। इसमें महात्मा गांधी और MA जिन्ना इस संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पर कहते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात की जाए तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और प्रथम अधिवेशन में समान रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पूरी तारीख याद रखने की बात की गई है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की थी। आप देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर VN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर क्लियर है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार के दोनों SG मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विधानसभा में अब 2 उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं 13 दिसंबर जब हम उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे, जो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव को बेसिकली हम जब पेश किया गया तो ये क्या था, यहाँ ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही हमारी आगे जाकर प्रस्तावना में आपको ये सब देखने को मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव में आप देखते हैं कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली को हमने देखा, इसमें कि फ्रांस की तरह ही इस सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है वो डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और बाद में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ये भी मैंने आपको ऊपर सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, आपको इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और उनके प्रदर्शन के लिए उसकी एक झलक मिलती है। इसमें क्या क्या कहा गया उसको समझिए। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप अपनी प्रस्तावना को तय करते हैं, उसमें देखते हैं सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये चीजें पेश की गई कि ये संविधान सभा जो है भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, संप्रभु मतलब जिसमें आंतरिक और बाहर निर्णय लेने का अधिकार अब सिर्फ भारत का होगा, कोई बाहरी जो तत्व है, बाहरी ताकत इसको निर्णय लेने पे मजबूर नहीं करेगी। संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की भी घोषणा करती है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और कही कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और ये जो सारी चीजें क्षेत्रों की बात की गई है उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा ही जो है किया जाएगा और इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें ही निहित रहेंगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में ही निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आप देखेंगे देश का प्रस्ताव में लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सब चीजें आपके उद्देश्य का प्रस्ताव में पेश की गई थी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा क्या कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में, ये सारी चीजें देखने को मिलती जो आपके प्रस्तावना में मिलेंगी सारी चीजें। ठीक है, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये सारी चीजें आपके उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया गया था। अब देखिए कहते हैं कि जो आपका जो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई है ना, वो कितने दिनों में कंप्लीट हुई है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई हैं। मतलब मैं इसमें अगर
कितने भी स्टार बना दूं, इसमें 5 स्टार बोलूंगी इसको। ये इतनी बार पूछा गया प्रश्न है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं कितने समय तक, कितने समय में पूरी हुई है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई हैं और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। ठीक है, मतलब कई कई निरीक्षण उस पर किए, कई कई चीजों पर रिसर्च किए, तभी आप देखेंगे हमारे संविधान की कुछ कुछ चीजें जो है वो अन्य देशों से उधार ली गई हैं। तो इसे ऋण का संविधान भी कहा जाता है। इसमें जैसे आयरलैंड से कुछ चीजें ली गई हैं, आपको देखेंगे अमेरिका से कुछ चीजें ली हैं, अभी हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुआ था। इसके बाद यहाँ कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया और इन 11 सूत्रों को छोड़कर संविधान पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान की बैठक अंततः 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, वीएन राव को विधानसभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और अम्बेडकर के साथ यहाँ पर ये देखिए वीएम राव को जो यहाँ पर है, ये अम्बेडकर के साथ आप भ्रमित नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, ये अलग है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया, आत्मर्पित कर लिया गया और संपूर्ण संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को क्या गया, अब इसको अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मर्पित कर लिया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभी इससे डायरेक्ट पूछा गया है। क्लियर हो रहा है? अभी देखिए ये सारी चीजें लाइन टू लाइन पढ़ने से ही समझ आएंगी, क्योंकि हर लाइन में एक फैक्चुअल फैक्ट दिया गया है। करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं, इसको समझिएगा। संविधान सभा के चुनाव वगैरह सब चीजों को हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देसी रियासतें इन सब की बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव को हमने समझ लिया। अब संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ और भी कार्य किए हैं भाई, जिन्हें हमें याद करना चाहिए। और ये लिखा है, स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। मतलब आपको कहकर ही नहीं, बोल कर ही नहीं, दिखाकर भी कह रहे हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप दिस इंपॉर्टेंट डाटा। जैसे 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। वहीं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी ना चुनाव के लिए, उसमें क्या हुआ था, गठन हुआ था, तो उसमें महिलाओं की भी संख्या थी, यानी कि महिलाओं ने भी वहां पर अपना मताधिकार रखा था। इसको हमने ऊपर पढ़ा था। अब वो महिलाएं कितनी थी, उनके क्या क्या नाम थे? यहाँ पर टोटल 15 महिलाएं थी, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गया, राजकुमारी अमृत कौर हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, सुचेता कृपलानी हो गया, पूर्णिमा बनर्जी हो गया, दक्षयानी वेलाइदून हो गया, लीला राय हो गया, रेणुका राय हो गया, अम्मू स्वामीनाथन हो गया, एमी मस्करीनी हो गया। ये काफी सारे जो 15 नाम है यहाँ पर मेंशन किए, पढ़ लीजिएगा, एक बार उनको नजर दोहरा लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि आपसे सीधे सीधे स्टेटमेंट दे सकता है संविधान सभा के गठन में भाई ये व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे, उसमें महिलाओं की जो है महिलाओं की उपस्थिति नहीं थी, उसमें महिलाओं का मताधिकार नहीं था। ऐसा नहीं है, महिलाओं भी उसमें संविधान सभा में महिलाएं भी थी और उसमें 15 महिलाएं थी जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात आती है, जैसे कैबिनेट मिशन जिसको अभी हमने देखा था 1946 की जो आया था, उसकी सिफारिशों के लिए कहा गया था। सिफारिशों के अनुसार बताया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही सेकंड चीज, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को हमने डिटेल में भी समझा था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जो चीजें मेंशन की गई थी उसको हमने प्रस्तावना में देखा है। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। बाद में ये देखिए क्या लिखा है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू के द्वारा लाया गया, उसे प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया था। ठीक है, अभी हम प्रस्तावना को भी देखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर इसकी कुछ प्रमुख समितियों के साथ संघ समिति का भी गठन किया गया। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रमुख समितियों के साथ संविधान की जो समिति थी उसका गठन किया गया। आप देखेंगे जो संघ संविधान की समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ही कई बड़ी समितियां और भी रखी गई थी।
जिसमें आप देखिए संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके भी जो अब अध्यक्ष देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद यहाँ पर संचालन समिति हो गया, प्रक्रिया नियम समिति हो गया, इत्यादि कई बड़ी समितियां हैं, जिनको छोटी समितियां थे बहुत थी। ठीक है। तो उनका जो समिति के कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, यहाँ पर 1947 को संविधान के स्वरूप और उनकी संरचना पर चर्चा करने और निर्णय करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक उस प्रस्ताव और यह मसौदा समिति का गठन किया गया। यहाँ पर जो मसौदा समिति जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है? ये ड्राफ्टिंग कमेटी, आपकी प्रारूप समिति है। तो यहाँ समझिएगा जरा, आपकी प्रारूप समिति क्या है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। क्यों? इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था, उसका ड्राफ्ट बनाना था। ठीक है। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, अभी यही सब चीजें दी गई हैं। ठीक है। बंगाल प्रांत में हुआ, लेकिन विभाजन के कारण, डिवीजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनर्निर्वाचन कहाँ से हुआ? बंबई से हुआ। ठीक है। ये मोटी मोटी चीजें जिसको आगे हम कवर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारे नाम दिए गए, जो जो समिति के अध्यक्ष थे उनके बारे में बताया गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक आदिवासी अल्पसंख्यकों के जो आप देखेंगे अल्पसंख्यक मूल अधिकारों संबंधी परामर्श जो समिति से, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आदिवासी और वरिष्ठ क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखेंगे यहाँ पर आदिवासी और इन सब के प्रारूप के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर इस समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थी, जैसे JP कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति, HC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति। तो ये याद रखिएगा, ये रटना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ समितियां हैं जिसको हमें अच्छे से देखना होगा। कई बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिए जो आपकी इन्हें प्रारूप समिति थी ना, इनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें 6 सदस्य अन्य भी थे। तो वो अन्य 6 सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर BM अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे ही, इसके साथ साथ N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, N माधव राव थे। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया था। TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी इसके जो है मुख्य सदस्य बने थे। किसके? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की बात मैं कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि संविधान सभा का जो पहला मसौदा था ना, संवैधानिक सलाहकार VN राव को राय, चर्चा और उन पर बदलाव के लिए मसौदा समिति के समक्ष रखा गया। ये सब चीजें हैं। इसमें देखेंगे जब मसौदा, ये प्रारूप समिति की बात जो कर रहे हैं, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां उसमें उस वक्त शामिल की गई थी। यदि आपसे मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछूं कि वर्तमान में कितनी अनुच्छेद है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में और कितनी हमारी अनुसूचियां है, तो क्या आप बताना चाहेंगे? आपको बताना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर तृतीय वाचन की बात करें। अब देखिए यहाँ पर तृतीय वाचन जो है ये क्या है कि तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट में देखेंगे प्रस्तावित किया गया, और इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है। इसमें 22 भाग देखेंगे, 8 अनुसूचियां थी, 395 1949 को अपनाए गए संविधान में ये सब चीजें कही गई है, इत्यादि चीजें अलग है। यहाँ पर देखिए तृतीय वाचन क्या है, संविधान सभा की ना वाचन एक्चुअली क्या है, बैठकें हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी जिसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, 3 वाचन हुए थे। इसमें तीसरा वाचन का यहाँ पर इससे प्रारंभ हुआ, यहाँ तक तो ये चला था। अब पहला वाचन यानी पहली बैठक जो थी वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक थी, जबकि द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 था, और तीसरा आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। संविधान सभा का गठन हुआ, उसकी कार्य प्रणाली देखा, उसमें कैसे चयन होता है, कैसे चुनाव होता है, संविधान सभा की जो समितियां हैं उनको देखा, उससे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, कौन किसके उपाध्यक्ष थे, सारी चीजें हमने यहाँ देख ली हैं। अब आते हैं यहाँ पर प्रस्तावना, यानी कि आपका जो यहाँ पर
प्रस्तावना क्या है, जिसको हमने उद्देश्य प्रस्ताव से बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो आपको प्रस्तावना यहाँ पर मैं दिखाती हूँ और कुछ चीजें उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं यहाँ पर प्रस्तावना जो आपके हर आप देखेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलती है प्रस्तावना। तो ये मत कहिएगा मैम मुझे नहीं पता प्रस्तावना कहाँ मिलेगी, ये तो आपको हर जगह हर एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी प्रस्तावना। ठीक है, आइए देखिए प्रस्तावना क्या कहती है, उसमें उद्देश्य का देखिए दिया गया है। ये जो आपकी प्रस्तावना है, ये आप अगर मेंस आंसर राइटिंग में कुछ इस प्रकार से आपका संविधान से संबंधित कोई प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है तो आप उसको डायरेक्टली कुछ शब्दों के साथ इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कई बार इंटरव्यू में ना आपसे प्रस्तावना पूछ ली जाती है, तो प्रस्तावना में जो शब्द है ना वो एक्चुअली किस किन चीजों को डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा हम उनको समझ लेते हैं। देखिए हम भारत के लोग, भाई अब कह दिया गया है कि हम और हमारा भारत है और वहाँ के लोग हैं, हम खुद अपना भारत जो है संभाल लेंगे, हमें किसी बाहरी तत्व की, किसी विदेशी जो है शासन की आवश्यकता, शासक की आवश्यकता नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि सभी नागरिकों को, यानी कि बिना किसी लिंग भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी जो है आयु इत्यादि के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ पर देखिए विचार की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो अब कभी नहीं भूलेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की, सीधे सीधे आपके संविधान में मेंशन किया गया है। इसके बाद समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पर समता की बात करता है उद्देशिका में। बाकी चीजें यहाँ पर कहा गया है कि जो बंधुता है उसको सुनिश्चित करना है, किस चीज के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चित करने की जो बंधुता है, भाईचारे की जो भावना है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। और इसको कब यहाँ पर आत्मर्पित किया गया है, 26 नवंबर 1949 को, हमने ऊपर भी देखा था। मोटी मोटी चीज है, यहाँ पर हमने समझ लिया है। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी ना, लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन से पहले आप देखेंगे पूर्ण स्वराज से पहले डोमिनियन स्टेट की जो मांग की गई थी कि भाई अब हमारा जो है राष्ट्र हमें वापस करिए, हम अपना राज्य खुद से चलाएंगे, हमें किसी बाह्य चीजों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया था लोगों को। उसके बाद कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि हम रिपब्लिक डे के नाम से इसको जानते हैं। भारत में एक नया संविधान, जैसा कि भारत की संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, 1929 की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1950 को प्रभावी होने के लिए यह अनिवार्य हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी यही चीज मैं आपको बता रही थी प्रारूप समिति के अंतर्गत कि 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत में हुआ, लेकिन विभाजन के कारण क्या हुआ कि वह क्षेत्र अब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं पूर्व बंगाल के पूर्वी भाग, जो कि वर्तमान का आपका बांग्लादेश है। ठीक है, पूर्वी अब कह रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर, अब भाई पाकिस्तान में जब वो चला गया तो वहां से तो वो लड़ेंगे नहीं इंडिया के होके, तो क्या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से किया गया। ठीक है, संविधान का जो मसौदा तैयार करने की प्रमुख भूमिका डॉक्टर अम्बेडकर ने निभाई थी। उनका जन्म की बात की जाए तो पूछा जाता है 14 अप्रैल 1891 को, उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और राष्ट्रगान हमने देखा, जनगण मन जो आपका राष्ट्रगान है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को ऑफिशियली गायन जो 52 सेकंड्स लगते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा राज्य चिन्ह है ना, वो वाराणसी में अशोक स्तंभ से लिया गया, जो सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ से लिया गया है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये सब चीजें अभी हम यहाँ पर पूरी तरह कवर कर चुके हैं, बस इसकी डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, आइए फिर से बढ़ते हैं नीचे इसमें। इसके बाद कहते हैं कि वयस्क मताधिकार पर चर्चा के समय संविधान सभा में मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए यहाँ पर स्थगित करने की गुहार लगा दी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे गोलमेज, देखिए लास्ट मॉड्यूल में मैंने आपको गोलमेज सम्मेलनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो यहाँ पर बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। आप देखेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या हुआ, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है ना, उसका भी कुछ हिस्सा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हद तक दिखाई देता है। योजना प्रस्तुत की, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत और रियासतों के राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रोविजन किया गया। 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने
कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाई देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद इसको भंग कर दिया जाए इस राजनीतिक दल को। यहाँ पर उनकी ये इच्छा थी। भारतीय संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है। क्यों? आप देखेंगे भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, इसमें कई सारे अनुच्छेद हैं और इसके स्रोत जो है कई सारे हैं, इसमें कई सारी स्रोतों अलग अलग देशों से कई कई चीजें ली है, तो कई कई तो इसमें देखते हैं संशोधन का प्रावधान भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी विशेषताओं को समझिए। जैसे आप देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, एकल नागरिकता की बात करता है हमारा भारतीय संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है, स्वच्छ और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करता है, संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है, संसदीय संप्रभुता की बात करता है, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद आपात उपवन इत्यादि आपको सारी चीजें क्या है, ये आपको संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर संविधान के दृष्टिकोण सिद्धांत लेता है। अन्य देशों से बात करें, अपनाया गया संविधान कहा जाता है। स्टार्टिंग में कहा था ना, ऋण का संविधान की बात करते हैं, तो एक दो चीजें यहाँ पर जान लीजिए। जैसे ब्रिटेन से जो हम देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर, हर चीज को मैं नहीं बता सकती, मेरी भी एक सीमा है। संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे, मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, ये सब क्या यूएसए से लिया गया है। कनाडा से देखेंगे आप, एक सशक्त केंद्र के साथ साथ अर्धसंघ सरकार को लिया गया है। आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र की ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची का प्रावधान लिया गया है। काफी सारे हैं यहाँ पर, मैं जैसा कि कह रही हूँ हर चीज हम कवर नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी सी हमारे साथ और मॉड्यूल्स में भी देखनी होगी। इतना सारा एक साथ बता दूंगी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि देखिए, हालांकि जैसे कि आप चाहे अर्थशास्त्र पढ़े, चाहे समाज शास्त्र पढ़े, चाहे शिक्षा शास्त्र पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़ते, जिसमें शास्त्र मतलब जिसका भी आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक अध्ययन शास्त्री होते हैं, वो भाई अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या थे कि एक कथन जो ऊपर दिया गया है ना, ये मिस्टर आइवर जोनिंग्स ने दिया था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और उनके भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव थॉट यहाँ पर पेश किया उन्होंने भारत के संदर्भ में। इसके बाद कहते हैं कि जो ग्रैनविले ऑस्टिन थे, उनकी जो बुक थी द इंडियन, यहाँ पर देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने भाई एक वाक्य लिखा, जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्योंकि देखिए, संविधान सभा का गठन के समय में भी कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, उसके बाद भी कांग्रेस ही एक सरकार है, कोई विपक्षी ऐसा कोई दल उसमें नहीं था। तो कांग्रेस ही पहले थी, कांग्रेस ही फिर बाद में थी। कह रहे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। क्लियर है? यहाँ पर वही है कि अंतरिम सरकार का यहाँ पर 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य उस वक्त शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का फिर से गठन किया गया, फिर मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट मिशन में शामिल कर लिया गया था, कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। तो आप यहाँ पर ये सिर्फ 5 प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, इसमें से आप कोई भी एक दो, जैसे एक का मैं अगर बता दूं आपको, जैसे एक जो प्रतिनिधि अगर मैं बता दूं तो क्या आप बाकी के प्रतिनिधि बता सकते हैं? चलिए यहाँ पर आप हमें बताइएगा कि इसमें कौन कौन से जो 5 प्रतिनिधि आपको जो भी याद आ रहा हो उनके नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि थे जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया था जब पुनर्गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, और इसमें अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे ये, पैथिक लॉरेंस जो भारतीय सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर कौन थे, नौसेना के मंत्री थे। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर ना बहुत ही फैक्चुअल दी गई हैं, तो यहाँ पर चीजों को लिंक करके पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर बहुत सी चीजें मैंने लाइन टू लाइन समझाने की, पढ़ने की कोशिश की है, डिक्टेट करने की कोशिश की है, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ। क्यों? क्योंकि देखिए हर लाइन में बच्चों, हर लाइन में आप देखेंगे एक एक फैक्ट दिया गया है, तो इन लाइन को स्किप नहीं करना है, अपन को समझना है सारी चीजों को, राइट। तो यहाँ पर एक एक लाइन में एक प्रश्न छुपा है, और हर एक लाइन में कई कई प्रश्न छुपे हुए हैं। तो इसको फिर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उद्देशिका को जैसे बताया वैसे पढ़ना है आपको, समझना है आपको। आइए तो अब हम दूसरे टॉपिक पर जंप करते हैं, जिसमें आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति को देखेंगे। पहले जिसमें वर्क क्या होता है,
कि किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें थोड़े चेंजेस कर देना। ठीक है, मान लीजिए कोई मेज रखी हुई है, उस पर आप बल लगाकर उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन हो गया, उसको थोड़ा आगे खिसका दिया, पीछे खिसका दिया, तो क्या वो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो गया। तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब कहते हैं कि किसी इसकी जो सही परिभाषा है एक्चुअल में क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। बेसिकली यही बताने का प्रयास किया गया है। तो क्या होता है? वर्क एज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स की दिशा में किया गया विस्थापन। यही चीज सिंपल सी है। ठीक है, यहाँ पर W एज इक्वल टू F इंटू एस होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य यहाँ पर शून्य हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद पावर क्या होता है? शक्ति की बात करते हैं। तो शक्ति जो है उस समय दर से परिभाषित करते हैं जिसका कार्य किया गया हो या ऊर्जा स्थानांतरित हुई हो, या उस बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किया गया कार्य या उसमें लगे गए टी के अनुपात से परिभाषित करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, और इसको सिंपल वे में हम समझ सकते हैं, इसे कार्य करने की जो दर है या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो पावर क्या है? किए गए कार्य की गति को मापती है और कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है इसको भी मापती है। यदि कोई लाभकर्ता टी यानी कि समय में वर्क यानी कि कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा की भांति शक्ति भी क्या है? अदिश राशि है आपकी। और इसका SI मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, W इसका वॉट होता है और विमा होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 वॉट इज इक्वल टू का मान क्या है? यहाँ पर इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए शक्ति का बहुत पुराना मात्रक अश्व शक्ति है। ध्यान रखिएगा, शक्ति का बहुत पुराना मात्रक क्या है? अश्व शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें फैक्ट्स दिए गए हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि जब हम विद्युत उपकरण जैसे विद्युत बल्ब हो गया, हीटर हो गया, AC हो गया आदि खरीदते हैं तो हमें मात्रक वॉट से व्यवहार करना होता है। ठीक है, वॉट के बारे में पता होना चाहिए वहां पर। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे वॉट कहा जाता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। और 1 वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, जैसे यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, 1 जूल बटे सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे पीटी में इस प्रकार के प्रश्नों को। इसके बाद यहाँ पर देखिए वही सब चीजें समझने की कोशिश करनी है हमें। यहाँ पर वही सब चीजें दी है, जैसे एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे 1 किलो घंटा विद्युत उत्पन्न की खपत करता है, अर्थात यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उसकी जो है प्रक्रिया दी गई हुई है। तो यहाँ पर हमें मेनली ये चीजें समझनी थी कि पावर क्या है और इसका जो आप मात्रक हम कह सकते हैं SI मात्रक क्या होता है, यहाँ पर हम उसको देखा है। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। मात्रक क्या कैसे क्या होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल बटे प्रति सेकंड, नहीं माफी चाहती हूँ, प्रति सेकंड है, वो गलती से मेरे मुंह से निकला है। 1 जूल बटे प्रति सेकंड होता है 1 वाट। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम क्या चीज है। जैसे विद्युत ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए मूल्य या मात्रक kWh में चुकाया जाता है, जिसे साधारणतः यूनिट कहते हैं। तो देखेंगे हम बिजली का जो बिल देखते कहते हैं कितने यूनिट है, तो इसे यूनिट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक वॉट या मेगावाट होता है, हमने ऊपर देखा था। भार यानी कि वेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि किसी वस्तु पर भार वह बल है जिससे उस पृथ्वी की ओर क्या होता है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। तो वेट का जो हम एक तरह से समझेंगे तो क्या कैसा सूत्र होता है? F इज इक्वल टू यानी कि बल बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा F बराबर m इंटू ए होता है। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G है और आकर्षण बल जो उसका होता है F होता है, F इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, और भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, यानी कि न्यूटन होता है। ध्यान रखेंगे इसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। अब हम यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि मास को देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वही चीज दी गई, इसे m से व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। अब वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो,
चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो, तो उसका द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बल यानी कि फोर्स क्या होता है उसको हम समझते हैं। फोर्स क्या है एक्चुअली, देखिए बल क्या है, इसमें क्या दिया गया कि वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी कि विराम की अवस्था या सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। एक तो ये परिभाषा रही। ऐसे समझिए बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति यानी कि उसके साइज और उसके शेप या गति की अवस्था जो विरामावस्था में हो या एक समान गति अवस्था में, कह सकते हैं कि जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि एक मेज रखी हुई है, अभी क्या समझा, उस पर फोर्स लगा दिया तो उसकी जो वर्तमान स्थिति पे परिवर्तन हो गया, तो क्या फोर्स कहलाता है ना। चाहे वो विरामावस्था में हो या गति करे, उसमें अगर भाई कोई आपने कारक फोर्स लगा दिया है तो उसमें परिवर्तन आएगा उसकी स्थिति में, सीधी सी बात है। जैसे बल क्या है, एक सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बल जो है वो फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी कि m इंटू त्वरण की बात करता है। एसआई मात्रक न्यूटन है, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, डाइम होता है, तो ध्यान रखिए सीजीएस मात्रक इसका डाइम होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्थिर रखे फुटबॉल पर खिलाड़ी बल लगाकर उसे गतिशील कर देता है, लोहे की एक सीधी छड़ पर बल लगाकर उसे टेढ़ा किया जा सकता है, तो इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बल के कई प्रकार है, जैसे प्रकृति मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं, विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, दुर्बल या क्षीण बल हो गया, प्रबल बल हो गया, तो ये सब क्या है आपके बल के जो है प्रकार हो जाते हैं, जिसमें अब हम पहले गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है एक्चुअली वो हम पहले समझेंगे इसमें, कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ना एक्चुअली वो क्या है। जैसे हमने बाकी चीजों को देखा वैसे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल को देखने वाले हैं अब हम। देखिए यहाँ पर जो परिभाषा दी बहुत सटीक दी हुई है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, ठीक है, उनके मास के कारण, आप देखेंगे द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण क्या है, बल है। यह एक इसको भूल जाइए, यह एक सार्वत्रिक बल है, इसको भूल जाइए। यहाँ तक देखिए, विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही हम देखेंगे, ग्रेविटी के कारण ही हम पृथ्वी पर जो है आराम से चल फिर पाते हैं। और विशेषता ये बात है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा मानव निर्मित उपग्रहों की गति, सूर्य के परितः पृथ्वी ग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति गुरुत्व बल द्वारा ही नियंत्रित होती है। विश्व की बृहद स्तर की परिघटनाओं जैसे तारों, मंदाकिनी गुच्छों से बनने विकसित होने में इस बल की बहुत बड़ी भूमिका जो है रोल अदा करती है। जैसे आप देखें गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति कैसे काम करती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति कैसे काम करती है। जैसे चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि आप एक सेब छोड़ देते हैं तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान करता रहेगा। वहीं आप देखते हैं पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला जो वायु का प्रतिरोध है वो अधिक होता है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कम होने के कारण उसे अधिक तेजी से नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई है, आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल की अगर बात की जाए तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय बल क्या है आपका एक्चुअली में, कि वह आवेशित कणों के बीच लगने वाला एक बल है। सरल प्रकरण में जब आवेश विरामावस्था में होते हैं तो इस बल को कूलाम नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गतिशील जो आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करते हैं। व्यापक रूप में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद है, इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए यहाँ पर कि किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना, मतलब उसका 36 गुना कह सकते हैं कि होता है। यहाँ पर समझ रहे हैं आप, इसको और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ ताकि और आप बेहतर समझ सके। देखिए इसको विद्युत चुंबकीय बल को ना इसको लॉरेंस, आप क्या, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लॉरेंस क्या है, लॉरेंस बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लॉरेंस बल भी कहा जाता है और ये बताता है कि गतिमान और स्थिर आवेशित कण दोनों कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है क्योंकि इसमें पूर्व में विशिष्ट विद्युत बल और चुंबकीय बल भी शामिल होते हैं। ठीक है, और ये वास्तव में एक ही मौलिक बल है, चुंबकीय बल और विद्युत बल एक ही मौलिक बल है आपके। क्लियर हो गया है? इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि किसी एक चुंबक के द्वारा किसी अन्य दूसरे चुंबक पर लगाया गया आकर्षण
या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय बल कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय बल एक ऐसा बल होता है जो आवेशित कणों के बीच लगता है। जब ये बल वस्तु पर लगाया जाता है तो इसमें दो पोल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, को नॉर्मल चीजें समझनी है इसमें। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है आपका? प्रबल नाभिकीय बल की अगर मैं बात करूं तो इसको समझ लेते हैं यहाँ। देखिए, प्रबल नाभिकीय बल को समझने से पहले हमें नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है वो समझते हैं, फिर इसमें हम इसके कितने प्रकार होते हैं मूल बल के उनको हम समझेंगे। जैसे नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक अत्यंत प्रबल आकर्षण की आवश्यकता होती है और इसी बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि ये धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी हो। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रखता है। ठीक है, सिंपल। और इसको देखिए, हर बच्चे का साइंस इतना अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसको और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे। इसमें देखेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिणाम के ही होते हैं। नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखिए प्रकृति के में जो है 4 मूल बल होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा हमने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का एक दुर्बल बल था जो अनंत दूरी पर भी कार्य करता है। और दुर्बल बल अगर देखें, प्रबल बल नाभिकीय बल है, वहीं दुर्बल नाभिकीय बल देखें तो यह भी दुर्बल बल है जो अत्यंत कम दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, अब प्रबल बल क्या है आपका? प्रबल नाभिकीय बल ये प्रबलतम प्राकृतिक बल है जो अत्यंत कम दूरी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ये प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में परस्पर प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यह किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है, तथापि हाल ही में हुए विकासों ने सूचित किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कहीं भी अधिक मूल अवयवों जिन्हें कार्क कहते हैं से मिलकर बने हैं आपके प्रबल नाभिकीय बल को पढ़ते हैं हम। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रबल बल और इसके बाद यहाँ पर दुर्बल बल के बारे में दिया। क्या है दुर्बल बल? क्या था आपका? यह भी दुर्बल बल है जो कि अत्यंत कम दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, ये केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीच, इसमें देखेंगे कि किसी नाभिक के आप देखेंगे इस क्षय में प्रकट होते हैं। और नाभिक एक इलेक्ट्रॉन एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो भी कहते हैं उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये सारी जो परिभाषा दी गई है थोड़ी सी हो सकता है पढ़ने में थोड़ी टफ लगे, इनको 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁶ m कोटि का होता है। क्लियर है? ये दोनों चीजें, मेन चीज हमें जो पढ़नी थी वो ये कि कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। क्या क्या होते हैं इसको एक एक लाइन में हम समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें, उनका बल का कितना गुना होता है ये हमने देख लिया इसमें। ठीक है, इसका कैसे काम करते हैं उसको हमने समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग या हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला जो टर्म है वो है आपका अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स है। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका। ठीक है, आइए तो पहले हम यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स को पढ़ते हैं। अभिकेंद्रीय बल आपका क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है यानी कि अभिकेंद्रीय बल जो है वो कहते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है और इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते कण का एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है और हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है। इसको उदाहरणों के तौर पे समझिए। देखिए जब कोई चीज आपको ऐसे समझना है तो आप उसके उदाहरण को समझने की कोशिश किया करिए। जैसे जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। एक ये उदाहरण रहा। आप देखेंगे कि जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी में बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है ना, तो डोरी जो है वो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है और अर्थात आप देख सकते हैं कि डोरी पर अंदर की ओर बल लगाना पड़ता है। यह डोरी पर उत्पन्न क्या होता है? तनाव होता है। अतः डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यह डोरी को छोड़ दिया जाए तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। ठीक है, जैसे आकाश में उड़ता हुआ क्या है? हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है।
ये सब आपके किसके उदाहरण हो गए? अभिकेंद्रीय बल के। ठीक है, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है, v पिंड का वेग है, r वृत्ताकार पथ का त्रिज्या है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद उदाहरण यहाँ पर सारे दिए गए हैं। ठीक है, कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इन पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। यहाँ पर वही सारी चीजें अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग उदाहरणों के साथ दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ऐसी इस प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का छद्म बल या जड़त्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थिर हो, जैसा कि चक्री झूला में होता है, जैसे मेरी गो राउंड में होता है, तो वह बाहर की ओर एक बल यानी कि अपकेंद्र बल अनुभव करेगा। यदि वह झूले को हाथ से ना पकड़े तो बाहर की ओर गिर जाता है। ठीक है, बाहर की ओर गिर जाता है। वहीं आप देखते हैं कि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है। ये सब चीजें हो गई। जैसे हम दूध से जो मक्खन निकालते हैं ना, तो कहते हैं दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है, वॉशिंग मशीन आदि, जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती हैं। और भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रित कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में परिवर्धित रूप है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर वही सब ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन वॉशिंग मशीन, क्रीम निकालने वाली क्रीम की मशीन की बात, आप केंद्रीय शोषक और केंद्रीय पंप। यहाँ पर दो चीजें मेन, इसको समझ लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसके यहाँ पर बल का नाम दिया गया, अपेक्षित प्रबलता दी गई, उनका परास दिया गया, जिनके बीच लगता है उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का अपेक्षित प्रबलता क्या है, 10⁻⁻39। परास क्या है, अनंत है, विश्व में स्थित सभी पिंडों के बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हमने ऊपर भी देखा है। दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻⁻13, बहुत कम अब नाभिकीय अमाप है ये। ठीक है, और कुछ मूल कण जो है विशेषकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। प्रवाल नाभिकीय बल एक होता है, लघु नाभिकीय अमाप होता है। न्यूक्लियॉन और भारी मूल कण जो है इसके बीच में ये बल लगता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा है, ऊर्जा क्या होता है। देखिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी है यहाँ पर पढ़ने की, उसको देखते हैं। देखिए ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि है। ठीक है, कार्य की तरह ये भी अदिश राशि है। इसका मात्रक भी जूल है। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और हम क्या पढ़ते हैं, दूसरी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा की जो बात की गई है। इसमें देखिए जैसे स्थिति यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि, ये सारी ऊर्जा के कई रूप हैं। इसका मात्रक जूल है। ध्यान रखें, ऊर्जा का मात्रक जूल है आपका। ठीक है, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। यांत्रिक ऊर्जा किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। दो प्रकार की, गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि कैनेटिक एनर्जी क्या है, कि किसी वस्तु की गति के कारण, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे संकेत के ई से दर्शाते हैं। और गतिमान वायु में गतिज ऊर्जा है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु वेग v से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ke = 1/2 mv²2 होता है। ठीक है, जो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा ही होती है। ध्यान रखिएगा, बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई। अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जैसे तीव्र गति से चलने वाली जल की धारा की गतिज ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं जैसे जैसे जल यान पवन की गतिज ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा की बात करें, यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे पीई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे किसे, पीई से दर्शाते हैं। खींचे हुए
गुलेल और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा है, जो कि Pe आपका क्या होता है, mgh होता है, जहां m क्या होता है द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या होता है उसकी ऊंचाई होता है। क्लियर है। आइए अब हम अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। क्या है आपका संवेग, यानी कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग क्या है, एक आपकी सदिश राशि है, ठीक है, और इसका जो मात्रक है SI जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसमें देखिए कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी कार है और उसी के समान में आप देखेंगे भारी एक ट्रक है, तो दोनों जो है कार है और जो ट्रक है वो सामान से लदे हुए हैं और क्षैतिज सड़क पर खड़े हुए हैं। तो हम सब भली बात ही जानते हैं कि इसमें समय अंतराल में दोनों वाहन जो है वो समान चाल से गति करने में कार के कंपैरिजन में ट्रक को धकेलने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है, तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण के विरोध में बल की आवश्यकता होती है, उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक दो उदाहरण दिए गए हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी कि P=m इंटू आपका v होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, पूछे जाते रहने वाले प्रश्नों में से है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया संवेग परिवर्तन क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कार एंड ट्रक का। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है, वह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ही अन्य रूप है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसी का ही ये रूप है एक तरीके से। तो यहाँ क्या होता है, F=ma होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर देखिए F=m इंटू v है ना, P= संवेग, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि F=ma होता है, जो कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है, मतलब वैसा ही बना रहता है जैसा वो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर दिया गया है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वह सीधी सी बात है। इसके बाद यहाँ पर कॉलिजन की बात की जाए, यदि संघट्ट क्या होता है तो देते हैं कि दो या दो से अधिक कणों की आपस में टकराकर एक अन्योन क्रिया जिसमें उनके मध्य एक शक्तिशाली बल कुछ ही समय के लिए कार्य करता है, तो संघट्ट कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आपको आवेग दिया गया है, ये आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर आवेग आया ना, तो संवेग और आवेग को एक साथ समझिए तो आप कंपैरिजन के साथ समझ पाएंगे। जैसे संवेग, अभी हमने ऊपर संवेग पढ़ा था ना, संवेग जो पढ़ा था तो इसमें क्या मोमेंटम पढ़ा था। इसके बाद हम यहाँ पर क्या आवेग पढ़ने वाले, इम्पल्स। तो मोमेंटम और इम्पल्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे संवेग क्या है, वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग पढ़ा था हमने। आवेग क्या होता है, आवेग आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के समय का गुणनफल है, यानी कि आवेग बराबर, यानी कि J=I= आपका F इंटू समय माइनस T हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी कि आवेग बराबर, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आवेग बराबर क्या होगा आपका बल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, यह भी क्या है आपकी एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है आवेग का वो क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो तो दिया है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ आवेग का, इम्पल्स का, कि क्या होता है जब कोई बल्लेबाज, ठीक है, कोई शॉट खेल रहा होता है तो बल्ले और गेंद के बीच यानी कि संपर्क काल जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो बल्लेबाज द्वारा जो गेंद पर इतना बल लगाया जाता है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा हो जाए। इससे क्या होता है कि गेंद अधिक दूरी तक पहुंच जाती है और इस बल को हम क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम भार और द्रव्यमान में अंतर समझते हैं, यानी कि भार को W से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को M से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखिए भार क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, उसका जो ग्रेविटी है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी भी वस्तु पर लगता है वो क्या भार कहलाता है आपका, यानी कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे
ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। और F हम इसको किससे इंडिकेट करते हैं, बल बराबर यानी कि F इज इक्वल टू m/a, ठीक है। और देखेंगे कि जो भार का हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भार है उसके बारे में हमने पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। आपका भार क्या, आपका सदिश राशि है, और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऊपर हमने कवर किया था इसको। इसके बाद द्रव्यमान क्या है, वस्तु या पदार्थ का परिणाम, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, और किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना कि उसका द्रव्यमान। जैसे वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, वस्तु चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या बाह्य अंतरिक्ष में हो, तो आपका क्या कहलाएगा, ये द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ये क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि भार आपका सदिश राशि था। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, वही अभी बताया कि चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे बाह्य अंतरिक्ष पर हो, उसका जो है द्रव्यमान स्थिर ही रहता है, जबकि आपका भार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य दिए गए हैं कि एक आदर्श दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उसके बीच दूरी नहीं बदलती है, ठीक है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे जो ड्राइवर है उसको चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है। भाई भारी चीज को खिसकाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है उसमें, ठीक है। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोध बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुक जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए और भी, जैसे विंड के बारे में, जैसे आपने देखा है कि बहती हुई हवा जो है वो उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है, इसको हमने ऊपर कवर किया है। तो हवाओं में गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे विद्युत से या हो गया यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा वगैरह आप देखते हैं ना, पवन ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, जानते तो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जैसे एम्पियर विद्युत ऊर्जा मापने की क्या है, एक इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है, और किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, ठीक है। और इतने ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर भी निकल जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, व्यक्ति में कि गहरी सांस यानी कि इनहेल करने और एक्सहेल दोनों ही कंडीशंस में तराजू की जो रीडिंग होती है वो घटेगी, यानी कि तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए व्यक्ति के इनहेल और एक्सहेल करने पर अगर उसकी रीडिंग की जाए तराजू से, तो उसके वजन को ज्यादा दर्शाएगा या कम दर्शाएगा, तो उसके वजन को कम दर्शाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इतनी सी चीजों से स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा एग्जाम के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आज का हमारा अगला सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पॉलिटी का एक सेगमेंट कंप्लीट किया थोड़ा सा, जैसे कि हम हर मॉड्यूल में अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ कुछ पार्ट्स लेकर आते हैं। फिर इसके बाद हमने फिजिक्स देखा, और हम यहाँ पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट देखने वाले हैं, जिसमें आज हम पहले फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला जो है वो कहते हैं कि एक दूसरे को देखेंगे कि जैसे प्रत्येक जीव जो होता है ना किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। हम अक्सर देखते हैं, पिक्चर के थ्रू भी इसे देखेंगे, तो एक दूसरे को खाने वाले जीवों का जो अनुक्रमण है वो क्या कहलाता है, आपका फूड चेन बन जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कुछ प्राणी होते हैं केवल एक ही प्रकार का आहार खाते हैं, जैसे कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, ठीक है, कुछ दोनों ही होते हैं, इसलिए वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं जो केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं। अन्य प्राणी जो है वो अलग अलग प्रकार के आहार करते हैं, इसलिए वे न केवल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं बल्कि अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में उनके स्थान यानी कि पोषण स्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें देखिए क्या कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है, और उपरोक्त उदाहरण में घास प्रथम, बाज पंचम और पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बीज, कुछ इस प्रकार से ये जो है क्रम चलता रहता है खाने का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय तंत्र के रूप में ऊष्मीय रूप के रूप में क्षय हो जाती है और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसको भी हम डिटेल में नीचे समझेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए स्वपोषी क्या होते हैं, यहाँ पर ये पारितंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले होते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतर क्या आप हरे पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। कार्बनिक पदार्थ को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है भोजन में परिवर्तित कर देते हैं ये, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसी सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आगे देखिए क्या क्या दिया गया है कि जैसे शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं, जैसे आप देखेंगे कीड़े मकोड़े, पक्षी हो गए, जंगली जुगाली करने वाले जंतु हो गए, वो शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है इनको शाकाहारी। मांसाहारी ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यदि वे मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक हो गया, कुत्ता, बिल्ली, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो पौधों और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, जैसे उदाहरण तौर पर सुअर हो गया, भालू हो गया, मनुष्य हो गया। अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अपघटक प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, कवक, ये सब हो गए, ये आपके किस में आते हैं? अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की आपकी होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपके होती है चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्राजिंग फूड चेन जिसको बोलते हैं हम, चारागाह वाली खाद्य श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रद खाद्य श्रृंखला यानी कि डिस्ट्रीब्यूट्स जो फूड चेन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले आइए यहाँ पर हम चारागाह खाद्य वाली जो श्रृंखला है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है? कंज्यूमर होते हैं, यानी कि ये श्रृंखलाएं हरे पौधों से आरंभ होती है जो शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करती हैं, सिंपली। ठीक है, इसमें देखेंगे भोजन के लिए के रूप में पौधों और पौधों के भागों का उपयोग करके इस श्रृंखला, ये जो श्रृंखला है वो आरंभ होती है और इस श्रृंखला का निर्माण होता है, यानी कि चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला का। इसमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे घास हो गया, घास, फिर ये टिड्डा हो गया, फिर पक्षीगण हो गया, फिर बाज हो गया। तो ये इनका क्या है? एक तरीके से चेन चलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें ये किसको खाता है। ये आप देखेंगे ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये इसको खाता है, फिर ये इसको खाता है। ठीक है, ये इसको खाता है, फिर आप देखेंगे ये इसको खाता है। इस तरह से क्या है आपका ये चेन चलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला यानी कि आपकी डिट्रीब्यूट्स जो फूड चेन है वो क्या होता है कि ये मृत कार्बनिक पदार्थ और मृत जीवी जीवों से आरंभ होती है जो प्रोटोजोन और मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करती है। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये खाद्य श्रृंखला 6 होते प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में या सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों और अन्य परभक्षियों में पहुंचती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कचरा, स्प्रिंग टेल हो गया यानी कि कीट। इसके बाद छोटी मकड़ियां मांसाहारी हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की चेन आपको दी गई है ये अपरद खाद्य श्रृंखला की। इसके बाद पारितंत्र के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और इसके बाद मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं। देखिए प्राकृतिक पारितंत्र क्या होते हैं बेसिकली कि वे पारितंत्र जो मानव क्रियाकलापों के प्रभाव से मुक्त होते हैं और अच्छी प्रकार से फलते फूलते हैं, जैसे वन हो गया, नदियाँ, झीलें, समुद्र। ठीक है भाई, आप देखेंगे कि कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं। जो मानव निर्मित पारितंत्रों को हम कृत्रिम पारितंत्र भी कहते हैं। इनका डिफरेंस यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर हम क्या हो गया, सौर से ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के तौर पर से खेत, एक्वाकल्चर, तालाब हो गया, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, उदाहरण के तौर पर नगरीय औद्योगिक परितंत्र हो गया, है ना। तो ये क्या है आपके, ये आपके कृत्रिम मानव निर्मित पारितंत्र हैं। इसके बाद आप जैसे उद्यान हो गया, खेत हो गया, जीवशाला हो गया, ये सब क्या है मानव निर्मित आपके यहाँ पर क्या हो गए, ये पारितंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तालाब, झीलें, दलदल, ये आपके एक्वेरियम, बगीचा, लॉन, ये सब आपके मानव निर्मित पारितंत्र हैं। अब यहाँ पर फूड वेब को देखेंगे हम, यानी कि खाद्य जाल क्या होता है। देखिए फूड वेब क्या होता है कि पारितंत्र में होने वाले खाद्य या फिर ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है। ठीक है, और इसमें यह अर्थ निकलता है कि जीवों में एक सीधा, सरल और शेष से पृथक अलग संबंध होता है जो पारितंत्रों में शायद कभी नहीं होता। पारितंत्र के भीतर पारस्परिक संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इससे खाद्य जो जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या है कि खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक भक्षियों का भोजन हो सकता है, जैसे घास पर खरगोश, टिड्डा, बकरी सभी निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से एक शाक भक्षी विभिन्न मांसाहारी प्रजातियों का भी भोजन हो सकता है। तो ये क्या है आपका फूड वेब कहलाता है। ठीक है, फूड वेब यानी कि इसमें क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रेखीय होता है। इसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, आप उसको समझ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें क्या होता है ना, पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में
उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या और बायोमास और ऊर्जा की सुलभता और प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है, उसकी कमी आती है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। बेसिकली आप देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि इनकी आकृति पिरामिड की तरह होती, 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड के आधार पर रचना करते हैं। पिरामिड की अनुवर्ती श्रेणियां जो है शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्षक मांसाहारी स्तरों को दर्शाती है। इसमें संख्या पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, और बायोमास पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास, ऊर्जा पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। इन तीनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आपका संख्या, जो सीधी संख्या पिरामिड है वो क्या है कि इसमें प्राथमिक उत्पादक और उसके विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की, उसके कंज्यूमर्स की संख्याओं के बीच का जो संबंध है उसको दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा और धुरी आकार का होता है। इसमें देखिए 2 संख्या पिरामिड जो है वो सीधा और उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे सीधा संख्या पिरामिड क्या होता है, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों में आप देखेंगे बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पिक्चर शायद नीचे दिया गया होगा, आपको इसमें पिक्चर नहीं दिया गया। चलिए हम इसको इस तरह से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में क्या होता है, कमी होती जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है। ठीक है, शीर्ष पर अत्यधिक ये नुकीला हो जाता है संख्या पिरामिड की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और घास के मैदान और तालाब में इस प्रकार के जो पिरामिड है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहीं पर एक चीज और, जैसे हमने ये पढ़ा हमने सीधा पिरामिड, सीधा संख्या पिरामिड। उल्टा संख्या पिरामिड क्या होता है, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। और इस प्रकार का जो पिरामिड है वो पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। ये पिरामिड आधार पर, यहाँ पर देखेंगे पिरामिड आपके यहाँ पर आधार पर नुकीले होते हैं। ठीक है, आधार पर नुकीले होते हैं। ठीक है, आधार पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं और शीर्ष पर ये अत्यधिक चौड़े होते जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जीव जंतुओं की जो संख्या है वो अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। जीव जंतु संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, जबकि यहाँ पर जंतुओं की संख्या कम होती चली जाती है। सीधे संख्या पिरामिड में, उल्टे संख्या पिरामिड में ये आपका अंतर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जीव द्रव्य पिरामिड यानी कि बायोमास पिरामिड क्या होता है आपका, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल की कुल जीव सहिति को दर्शाता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उनके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है बायोमास पिरामिड में। कि इसमें क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन और उनके अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। ठीक है, तो बायोमास को इसमें ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है किसमें, बायोमास पिरामिड में, इसीलिए कहते हैं कि ये आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अधिकतर स्थलीय परितंत्रों में जीव सहिति का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्रों में जीव सहिति का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर आपके दिए गए हैं इस प्रकार से। उदाहरण के तौर पे तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। इसमें बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह ले लेते हैं। किसी दिए हुए समय में इनका कुल जीव सहिति उन पर आश्रित शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होता है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, बायोमास पिरामिड। इसमें भी सीधा और उल्टा होता है। मतलब सीधा बायोमास पिरामिड स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्र के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उपभोक्ता से बनता है और शीर्ष पर ये एक लघु पोषण स्तर होता है। ठीक है, इसके बाद वहीं आप देखते हैं इसमें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सीधा और उल्टा, वैसे बायोमास में भी फिर उल्टा इसमें बायोमास पिरामिड कैसा होता है। इसमें आप देखते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेसिकली बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पाद प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। यहाँ पर इस तरह की पिक्चर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर नहीं है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। इसके बाद यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड आता है। इसमें क्या कहते हैं कि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से
दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने पर ऊर्जा को दिखाया जाता है और ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे आपने देखा यहाँ पर 100% प्राथमिक उत्पादक है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ये ऊर्जा 10% रहती है, फिर द्वितीय उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 1% एनर्जी, द्वितीय उपभोक्ता तक इसमें 0.1%, फिर 0.1% शीर्ष। मतलब जैसे जैसे ऊर्जा का ट्रांसफर होता जाएगा उसके पोषण स्तर स्थानांतरित हो जाएगा, ऊर्जा को इसमें दिखाया जाता है। तो ये हमेशा सीधा ही होता है, ऊर्जा की जो फ्लो है इसमें धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ये इसके अपर्दक नहीं बल्कि ये क्या है, आपके अपघटक है। एक्चुअली यहाँ पर अपर्दक लिखा हुआ है, आपका अपघटक है। ठीक है, ये डिकम्पोजर की बात जो भी हमने ऊपर की थी वही है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है ना कि ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। जैसे जैसे आप देखेंगे ऊपर की जैसे जैसे इसका कंज्यूम करते जाएंगे एक दूसरे में एनर्जी वो है कम होती जाती है। जब इसको कंज्यूम करते हैं यहाँ पर 100% या 1%, 10% रह गई या 1% रह गई, द्वितीय उपभोक्ता तक जाते रहते, तो क्या होता है एनर्जी जो है वो आपकी उसका ह्रास होता रहता है। यही पारिस्थितिकी दक्षता में यही कहने का प्रयास करें कि प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक भाग श्वसन में नष्ट हो जाता है या उपापचय क्रियाओं से प्रयुक्त हो जाता है। तो ऊर्जा का एक भाग प्रत्येक रूपांतरण में नष्ट हो जाता है, या कह सकते हैं जब ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से यहाँ से ऊपर यानी कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होती जाती है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक्चुअली हम यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई इसको हम कहते हैं 10% का नियम कहते हैं। किसके अनुसार, इसको समझिएगा कि लिंडेमान ने क्या कहा था कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। तो लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह क्या हो जाता है, एक दशीय हो जाता है। कहते हैं ना कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण और प्रवाह एक दशीय होता है, उसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर भी यही पिक्चर आपकी दी गई है कि किस प्रकार से प्राइमरी, ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में था, इंग्लिश में है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूशन यहाँ पर 100% था, फिर जैसे जैसे ऊपर एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होती जाती है वो कम होती जाती है, उसका ह्रास होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, इसको और थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो इसको और समझ लेते हैं कि जैसे वही आप जैसे कि वही सब चीज़ें जैसे बताया कि इसमें इसे लिंडेमान का 10% का नियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को जैसे इसमें देखिए एनर्जी फ्लोज क्या होते हैं। एनर्जी फ्लोज में देखेंगे विभिन्न जीवों के जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण कहते हैं। यानी कि ये अलग सी चीज़ मैं बता रही हूँ कि ऊर्जा प्रवाह क्या होता है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो इससे क्या होता है, जीवों में जो जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार आपने देखा तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आज हमने काफ़ी सेगमेंट यहाँ पर कवर किए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और भी हमारे जितने मॉड्यूल्स हैं अभी तक, ये आपका मॉड्यूल जो है वो 10 है। आगे भी मॉड्यूल्स आ चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। कोई भी प्रश्न आपको पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह तैयारी के लिए निरंतर तैयारी हमारे साथ निरंतर करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर देखिए बीच बीच में आपको कुछ नंबर्स भी दिए गए होंगे और इसी के साथ साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ नंबर्स इस प्रकार से मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप सारी इन्फॉर्मेशन सर से ले सकते हैं और एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, अपने नोट से संबंधित कोई जानकारी ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें और एग्जाम क्वालिफाई हो। अंतिम उद्देश्य हमारा बस इतना ही है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।